कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन ही आप लोगों को मिला था। आइए देखा जाए कि इसका आंसर आप लोगों ने ढूंढा है कि नहीं, या आपको पता था कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जिसको नहीं पता होगा उसने जरूर ढूंढा होगा, और जिसको पता होगा बहुत अच्छी बात है। आइए इसका आंसर बताते हैं आप लोगों को। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक में इस साल भारत 48 नंबर पे है, 48। ठीक है, और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड आपको पता है देश है, प्रथम स्थान पर था। और यमन सबसे अंतिम स्थान पर था। यमन एक देश है जो सबसे अंतिम स्थान पर था। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि भारत जो था 48वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड। भारत पिछले साल 52वें स्थान पर था। 4 अंकों का सुधार हुआ है भारत के सूचकांक में। अब भारत 48वें नंबर पर है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, यमन अंतिम स्थान पर। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ चुना गया है। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। क्वाड में कितने सदस्य हैं? तो क्वाड में 4 सदस्य हैं। क्वाड में 4 सदस्य हैं। क्वाड जैसे इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल होता है, उसी शब्द से क्वाड निकला है। तो क्वाड 4 देशों को मिलाकर बोला जाता है, जिसमें आपका अमेरिका है, अमेरिका, जिसमें आपका जापान, जिसमें आपका इंडिया है या भारत, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश जो हैं मिलके क्वाड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 देश हैं। अभी इसकी बैठक हुई थी कुछ दिन पहले। ठीक है, वर्चुअल बैठक हुई थी। आपको पता है कहीं बैठक नहीं हो रही है, वर्चुअल बैठक हुई थी। वर्चुअल बैठक में क्वाड पे कई डिसीजन लिए गए हैं। उतना डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए क्वाड में कौन कौन है। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, अमेरिका है। बनेरघट्टा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है। ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग एक सर्टिफिकेट होता है, एक प्रमाणन होता है। सर्टिफिकेट होता है या एक प्रमाणन होता है कि आप अपने तट को, तट, समुद्र तट जो होता है, आप उसको स्वच्छ रखे हुए। और भी कई मानक होते हैं। ठीक है, भारत को हाल ही में 8 तटों को भारत में ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। डेनमार्क एक देश है, आपको पता है। डेनमार्क का एक संस्था है, वही ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है, जिसने 8 तटों को दिया है। पहली बार भारत के 8 तटों को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पता होना चाहिए 8 तट। फिर से जान लीजिए, ब्लू फ्लैग का काम ये है कि ये बताता है कि आपके जो तट है, ठीक है, समुद्र तट, वो इसके मानक पर उतरते हैं, खरा उतरते हैं, जैसे स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं और पर्यावरण अनुकूल हैं। ठीक है, तो उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है तटों को। तो 8 तटों को चुना गया है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये 5 क्वेश्चन आप ढूंढे होंगे। नहीं ढूंढे होंगे तो ये गलत है, क्योंकि आप इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर हम लोग क्वांटिटी हम क्वेश्चन का बढ़ा दिए तो आने वाले समय में आपको पता चले हजारों क्वेश्चन आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं फॉलो किए हैं तो शुरू से फॉलो करिए और एक एक 1 बाय 1 सारे सीरीज को पढ़िए और जितना आगे पढ़ा रहे हैं तैयार करते रहिए, आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो आइए अपने अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जो आज हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को जो पढ़ना है आज, हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं। आज आपको फिर से एक और संवैधानिक संस्था बताते हैं।
आज का संवैधानिक संस्था है भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76, भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था। भाग 5 अनुच्छेद 76, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। केंद्र सरकार को ये रिप्रेजेंट करता है देश के अलग अलग न्यायालयों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, चाहे कहीं भी किसी भी केस से रिलेटेड होता है, कहीं भी कोई केस होता है, अगर सुप्रीम केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करना रहता है, यानी उसका प्रतिनिधित्व करना होता है, तो महान्यायवादी ही करता है। तो महान्यायवादी एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि भाग 5 में है और अनुच्छेद 76 में। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पे रहता है। मतलब इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसको कभी भी हटाया जा सकता है, जब चाहे केंद्र सरकार इसको हटा सकती है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। अच्छा, इसके पास एक विशेष अधिकार होता है। इसके पास एक विशेष अधिकार होता है, जहां तक हम जानते हैं वो देश में किसी के पास नहीं। ये संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। दोनों सदनों को, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित कर सकता है। संबोधित कर सकना एक विशेष अधिकार है, क्योंकि ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वोट नहीं दे सकता। जैसा कि आपको पता है, भारत की संसद में या लोकसभा में, राज्यसभा में वही हिस्सा ले सकता है जो उसका सदस्य होता है। आप हम कोई भी नहीं ले सकता है महान्यायवादी के अलावा। तो ये विशेष अधिकार केवल और केवल भारत के महान्यायवादी को मिला है कि वो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसदीय कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। 1000 बार परीक्षा में पूछा होगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है भारत में जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसदीय कार्रवाई में भाग ले सकता है। वोट नहीं दे सकता है लेकिन भाग ले सकता है उसकी कार्रवाई में। ठीक है, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। संसद के दोनों सदनों को ये संबोधित कर सकता है, जबकि ये ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है, तब भी ये हिस्सा ले सकता है। ये बहुत बड़ा मतलब एक विशेषाधिकार है, जहां तक हम जानते हैं। इसके अलावा और किसी को भी ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। ये केंद्र, इसका काम क्या है? तो काम ये है कि ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है अलग अलग न्यायालयों में, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय है, चाहे वो उच्च न्यायालय है, चाहे कोई अन्य न्यायालय है। ठीक है, अच्छा, इसकी योग्यता क्या है? किस व्यक्ति को भारत में महान्यायवादी बनाया जा सकता है? तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वही महान्यायवादी बन सकता है। ठीक है, वही महान्यायवादी बन सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा बोलिए, एक चीज और बताओ। आप एक अनुच्छेद है पढ़ाएंगे हम, एक अनुच्छेद है 143 भारतीय संविधान में, एक अनुच्छेद है 143, और इस अनुच्छेद ये जो अनुच्छेद है वो भाग 5, इसमें यह है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कोई सलाह मांग सकता है, मशवरा मांग सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो वो दे या चाहे ना दे। तो इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करता है भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कोशिश यही कर रहे हैं कि बिल्कुल साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझा सके
कि जो कभी भी ना पढ़ा हो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। आने वाले परीक्षा यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, अन्य परीक्षाएं हैं, चाहे रेलवे का सेकंड फेज होगा, चाहे रेलवे का बाकी जो बचा हुआ फेज है, आप उसके लिए अपडेट रहिए, आपके जरूर काम आएगा। कुछ लोग हम देख रहे हैं लापरवाही कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं भाई जब जरूरत होगा तो पढ़ा जाएगा, कि ये बहुत ही खतरनाक बात है। क्योंकि जहां तक हम जान रहे हैं कि जैसे ये सब नॉर्मल होगा फिर तुरंत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले हम उसको तैयार हैं। वैसे भी ठप पड़ी हुई पढ़ाई, तो आप लोग वन बाय वन करके तैयार करिए, ठीक है। तो चलिए आज फिर से 5 क्वेश्चन देते हैं, और इस उम्मीद के साथ देते हैं कि आप उसको ढूंढेंगे, आप उसको ढूंढ के 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको 5 क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईजाद लिविंग इंडेक्स। इंडेक्स को सूचकांक कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। में प्रथम शहर, प्रथम भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य, भारत का दूसरा। उत्तर प्रदेश का 2020-21 का बजटीय आकार कितना था? बजटीय आकार कितना था, ठीक है। बजटीय आकार कितना था? मगध, सोच रहे हैं कि थोड़ा इधर उधर भी चला गया। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ठीक है। अच्छे क्वेश्चन देना। सिंधु समझौता क्या है? आप इसके बारे में कल आपको हम डिटेल बताएंगे अगले वीडियो में। तो ये 6 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं। देखिए, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़ना है, सोच रहे हैं कल पढ़ा जाएगा, फिर पढ़ा जाएगा, क्या जरूरत है पढ़ने का, बाद में देखा जाएगा। कई बहाने का तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना बहाना बनाए। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि जो सीरियस है वो हमारा हर क्वेश्चन तैयार करें, नहीं पता हो तो उसको ढूंढें, क्योंकि हम इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। लेवल बढ़ाते जाएंगे, अच्छे किए हैं, कभी 10 करेंगे, 20 करेंगे, 50 करेंगे। कल से प्रयास रहेगा कि ऐसे ही आपको मैथ का क्वेश्चन दें, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दें, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और उसका हम सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अध्यापक होते हुए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर ढूंढिएगा और ढूंढ के जरूर कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आप खुद करिए सब्सक्राइब और दूसरों से भी करवाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको समझ में आया होगा।
जो भी कमी है, चाहे रोशनी में चाहे आवाज में, बार बार कह रहे हैं, कमेंट करिए तो उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।